वक़्त ज़ाया मत करो गोपाल, मैंने इसे झिड़क दिया। अगर तुम्हें ये खुशफ़हमी है कि वक़्त गुज़ार के तुम किसी तरह से बच जाओगे, तो इसे अपने दिल से निकाल दो। तुम्हारे दोस्त इस वक़्त हॉलिडे इन के कमरे में पड़े होंगे या किसी हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में, मैंने बेज़ारी से कहा। मगर मुझे इस बात का ख़तरा बहरहाल था कि मुमकिन है एंथोनी और जेराल्ड किसी तरह यहाँ तक पहुँच ही जाएँ। फिर मैंने सोचा कि अगर वो यहाँ पहुँच ही गए तो मेरा काम मज़ीद आसान हो जाएगा। मैं एक ही तीर से गोया 3 शिकार कर लूँगा, और शिकार भी ऐसे आदमखोर जो मौका मिलने पर मुझे ही हड़प कर जाते। मेरी बात को झूठ मत समझो कामरान, गोपाल ने कहा। मैं वाकई तुम्हें ऐसी इतला दे सकता हूँ कि तुम्हारा मुल्क बड़े नुकसान से बच सकता है, मगर तुम वो इतला आखिर मुझे क्यों देना चाहते हो? मैंने झिंझला कर कहा। तुम्हें अचानक मेरे मुल्क से इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? मुझे तुमसे हमदर्दी है ना तुम्हारे मुल्क से? इसने साफ गोई से कहा। मैं तो चाहता हूँ कि ये मुल्क दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाए। मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद से हमदर्दी है, अपनी ज़ात से हमदर्दी है। जब अपनी जान पर बन जाए तो आदमी को किसी से भी हमदर्दी नहीं रहती। मैं तुम्हारी तरह सोशल वर्कर नहीं हूँ, बल्कि प्रोफेशनल कातिल और स्मगलर हूँ। मैं मौत का बिजनेस करता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए मैं किसी से भी सौदेबाजी कर सकता हूँ। मैं इस इतला के बदले में सिर्फ ये चाहूँगा कि मेरी जान बच जाए, और अगर मैं सौदेबाजी न करूँ तो, मैंने तज़हीक अमेज़ लहजे में कहा, तो फिर मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकता। अपना रिवॉल्वर उठाओ और इसका पूरा चैम्बर मेरे सीने पर खाली कर दो। फ़र्ज़ करो तुम्हारी इतला के बाद भी हम तुम्हें जिंदा न छोड़े तो? मैंने पूछा। ऐसा नहीं हो सकता, गोपाल पर यकीन लहजे में कहा। मैं तुम्हारे कुरान पर हाथ रखवा कर तुमसे वादा लूँगा कि तुम या तुम्हारा कोई आदमी मेरी जान नहीं लेगा, न किसी भी सरकारी इदारे या एजेंसी को इन्फॉर्म करेगा। मैं जानता हूँ कि तुमने अगर एक बार सिर्फ ज़ुबान से ही मुझे कत्ल न करने का वादा कर लिया तो वो भी काफ़ी होगा, मगर मैं अपने इत्मीनान के लिए तुमसे कसम भी लूँगा। और अगर वो इतला इतनी अहम ना हुई तो? अब मुझे कुछ दिलचस्पी पैदा हो चली थी। कसम खाने के बाद तो मैं भी मजबूर हो जाऊँगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि वो इतला इतनी अहम है कि इसे सुनकर ही तुम यूँ उछलोगे जैसे तुम्हें ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, एक बात और, तुम समझ रहे हो कि मैंने तुम्हारे इस ब्लफ पर यकीन कर लिया है कि एंथोनी और जेराल्ड मारे गए हैं। वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंचने वाले होंगे। मैं इन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ कर आया था। इसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। वो इंतहाई घाघ आदमी था। मैं यही समझ रहा था कि इसने मेरी बात पर यकीन कर लिया है, मगर वो कोई और ही कहानी सुना रहा था। इसकी बातों में मत आओ कामरान। इरफान ने इस दौरान पहली दफ़ा जुबान खोली। यह हरामज़ादा महज वक़्त गुजारने की कोशिश कर रहा है। इसने एंथोनी और जेराल्ड के भूतों को सी ऑफ किया होगा, या फिर वो लाशें इनके भूतों की होंगी जो हॉलीडे इन में पड़ी हैं। इरफान ने इंतहाई एतमाद से झूठ बोला। मैंने इन दोनों के चेहरे मलने के बाद भी अच्छी तरह चेक किए थे। इन पर कोई मांस वगैरह नहीं था। फिर वो अचानक गोपाल की तरफ घुमा। तुझे किसके आने की उम्मीद है? हमने ऐसा बंदोबस्त किया है कि यहाँ जो भी आएगा वो जिंदा नहीं जाएगा। ये कहकर इसने जोरदार लात गोपाल के चेहरे पर रसीद कर दी। इरफान का यह हमला इतना अचानक था कि गोपाल भी शदीद जहनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं था। इरफान की ठोकर से इसके सामने के कई दांत टूट गए। वो खून थूकते हुए नफरत अमेज लहजे में बोला, बंधे हुए शेर को तो गलियों के आवारा कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। मैंने तो कामरान की मर्दानगी के बहुत किस्से सुने थे। अगर यही मर्दानगी है तो? बस मैंने हाथ उठाकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। तुम मुसलसल फिल्मी डायलॉग बोल रहे हो। बंधा हुआ शेर, कुत्ते, मर्दानगी, ये सब हिंदी फिल्मों में होता है और पब्लिक इन्हें सुनकर खूब तालियां बजाती है। फिर मैंने अचानक इरफान से कहा, इस हरामजादे को खोल दो। ये खुद ही टुकड़ों में तकसीम होकर मरना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मगर खोल दो इसे। मैंने इरफान की बात काट दी। मैं भी तो देखूं कि भारत माता ने किस सूरमा को भेजा था। वैसे तो इसके लिए तैमूर या विजय काफ़ी है, मगर मैं मरने से पहले इसकी हसरत भी पूरी करूँगा कि ये मुझसे दो दो हाथ करना चाहता है। विजय गोपाल हैरत से बोला, वह हरामज़ादा यहाँ भी पहुँच गया? मैंने घूम कर इसके सर पर थप्पड़ जड़ दिया। आइंदा मेरे किसी भी आदमी को गाली मत देना। मैं बिफर कर बोला, इरफान खोल दो इस सूरमा को। इरफान ने हिचकिचाते हुए इसे खोल दिया। बंदिशें खुलते ही गोपाल दास फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। इरफान की लात खाने के बाद इसका आधा चेहरा और गर्दन खून में लुथड़ गई थी। वो खासा खुबरू जवान था, मगर इस वक्त किसी इंग्लिश हॉरर मूवी का कोई किरदार लग रहा था। इसने जिस्म का दौरान खून दुरुस्त करने के लिए तेजी से इधर उधर हाथ चलाया, फिजा में छलांग लगाई और उछल उछल कर खुद को वार्म अप करने लगा। मैं इस दौरान में अपनी जगह जमा खड़ा रहा और इसकी एक एक हरकत को गौर से देखता रहा। इसके स्टाइल से अंदाजा हो रहा था कि वो कराटे में माहिर है। फिर इसने अचानक फिजा में छलांग लगाई और किसी माहिर जिम्नास्टिक की तरह अपने जिस्म से फिजा में दायरे बनाने लगा। वो इतनी तेजी से घूम रहा था कि मैं इसकी फुर्ती पर अश अश कर उठा। फिर अचानक वो मेरे सामने आ ठहरा और अचानक दाएं हाथ से मेरी गर्दन पर वार करना चाहा। मैं इसे झुकाई देने के बजाय फुर्ती से जमीन पर बैठ गया। अगर मैं ऐसा न करता तो बुरी तरह मार खा जाता। हाथ से वार तो इसने मुझे बहकाने के लिए किया था। इसे अंदाजा होगा कि मैं कदरे झुक कर इसका वार बचाऊंगा। अपने अंदाजे के आन मुताबिक इसने पूरी कुव्वत से आयन इस जगह किक मारी थी जहां मेरा चेहरा होना चाहिए था, मगर मैंने तो
किसी नोआमोज लड़ाके की तरह बैठ गया था। वो अपने जोर में लुढ़क कर मुझ पर गिरा। मैंने इसकी पिंडली अपने हाथ में जकड़ ली और इसे बेदर्दी से झटका दिया। इसके मुंह से हल्की सी गुर्राहट नुमा आवाज़ निकली, मगर वो बेबसी से हाथ हिलाकर रह गया, क्योंकि मैं इसकी पिंडली पकड़े पकड़े खड़ा हो गया था। मेरे पास जाया करने को वक्त नहीं है गोपाल दास, मैंने कहा, वरना इस मुकाबले को कुछ देर मजीद जारी रखता। ये कहकर मैंने इसकी पिंडली को मखसूस झटका देना चाहा, मगर इसने दूसरी टांग इस्तेमाल करके मेरी ये कोशिश नाकाम बना दी। मैंने इसकी दूसरी पिंडली भी जकड़ ली और इसकी टांगें पकड़कर कमरे में गोल दायरे में 2-3 चक्कर लगाए। मैं चाहता तो इसी हालत में इसे छोड़ देता, वो किसी भी दीवार से सर के बल टकराता और इसकी खोपड़ी पाश पाश हो जाती, मगर मैंने इसे फिर फर्श पर पटक दिया, मगर इसकी टांगें नहीं छोड़ी। गोपाल दास गहरे गहरे सांस ले रहा था। मैंने अब तुम्हें जिंदा छोड़ने का फैसला कर लिया है, मगर तुम्हारी वो जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। फिर मैं विक्रम से मुखातिब हुआ, यहाँ ड्रिल मशीन तो होगी? हाँ, शायद ड्रिल मशीन मौजूद है। मैंने जब घर में पर्दे वगैरह लगाए थे तो ड्रिल मशीन लाया था। वो ड्रिल मशीन यहाँ ले आओ, मैंने गोपाल को घूरते हुए कहा। मैं पहले इसके दोनों घुटनों में सुराख करूंगा, फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में रोशनदान बनाऊंगा और इसे इसी के हाई कमीशन के सामने फेंकवा दूंगा। फिर मैं गोपाल से मुखातिब हुआ, हाँ भाई खुले हुए शेर, अब क्या कबाहत है? गलियों के आवारा कुत्ते तुम पर अब भी भौंक रहे हैं। मेरी बात का जवाब देने के बजाय गोपाल दास हैरत अंगेज फुर्ती से खड़ा हो गया। झटके से इसने अपनी दोनों पिंडलियां छुड़ा लीं। दूसरे ही लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने 10 किलो वजनी हथौड़ा मेरे सर पर दे मारा हो। मेरी आंखों में लाल नीले पीले सितारे से नाच गए। अभी मैं समझने भी ना पाया था कि इसने मेरे घुटने से मेरी नाफ पर इतनी जोरदार ज़रब लगाई कि मुझसे पैरों पर खड़ा होना दुश्वार हो गया। मैंने लड़खड़ा कर दीवार का सहारा लिया तो दीवार पर लगी हुई एक बड़ी सी सिनरी का फ्रेम मेरे हाथ से टकराया। मेरा जहन इस वक्त बुरी तरह चकरा रहा था, मगर इस वक्त भी मुझे इतना होश था कि मैं गोपाल दास की नकलो हरकत को देख रहा था। मैंने हाथ में आने वाले फ्रेम झटके से उतार दिए और गोपाल दास यूं ही आगे बढ़ा। मैंने पूरी कुव्वत से वो फ्रेम इसके सर पर रसीद कर दिया। शीशा टूटने का छनाका हुआ और इसके साथ ही तस्वीर का फ्रेम गोपाल की गर्दन में शिकंजे की तरह फंस गया। मेरी जालिल शुदा तवानाई अभी तक बहाल नहीं हुई थी, मगर मैंने अपनी कमजोरी गोपाल दास पर जाहिर न होने दी और सर्द लहजे में बोला, अब तुमने अपनी जगह से जुम्बश भी की तो फ्रेम के टूटे हुए शीशे तेजदार छुरियों का काम करेंगे। इसकी गर्दन पहले ही जख्मी हो चुकी थी, वो अपनी जगह साकित हो गया। मैंने एक हाथ से फ्रेम पकड़ा और दूसरा हाथ उठाकर इसकी कलाई जकड़ ली, फिर घुटने से इसकी नाफ पर इससे भी ज्यादा शदीद ज़रब लगाई जितनी सरामजादे ने मुझे लगाई थी। इसके मुंह से ओक की आवाज़ निकली और वो लड़खड़ा कर रह गया। लड़खड़ाने से इसकी गर्दन मजीद जख्मी हो गई। अब बताओ तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मैंने कहा, वरना तस्वीर के इस फ्रेम को तुम्हारी गर्दन के गिर्द यूं घुमा दूंगा जैसे उंगली में अंगूठी को गर्दिश देते हैं। गोपाल दास के सूजे हुए होंठ फैल गए थे। इसने शायद मुस्कुराने की कोशिश की थी, फिर वो बुर्राई हुई आवाज़ में बोला, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें सिर्फ मेरी शर्त पर मिलेगी, वरना इस फ्रेम को अंगूठी की तरह घुमाओ या लट्टू की तरह। गोपाल दास, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि इबरत का नमूना बनाकर किसी कूड़े के ढेर पर फेंक दूंगा। अगर तुम वो इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो तो तुम्हें आसान मौत मारूंगा। तुम जो कुछ करना चाहते हो कर लो, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने एहतियात से फ्रेम इसकी गर्दन से निकाल लिया और इसके मुंह पर इतना जोरदार घुंसा मारा कि इसका बायां जबड़ा एक तरफ लुढ़क गया। इसकी शक्ल मजीद भयानक हो गई। मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इस हरामजादे ने अब तक मेरा वक्त बर्बाद किया है। फिर तो झिंझलाहट में गोया मुझ पर जुनून तारी हो गया। मैंने पे दर पे इसके चेहरे पर कई खौफनाक पंच रसीद किए। वो कमबख्त भी बला का सख्त जान था। इसकी जगह कोई और होता तो अब तक दम तोड़ चुका होता। वो भी अपने पैरों पर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था। दुनिया को आखिरी बार देख ले गोपाल दास, मैंने नफरत भरी लहजे में कहा। मैंने तेरी हसरत भी पूरी कर दी। तू मुझसे 2-2 हाथ करना चाहता था ना। मुझे खुशी है कि मैं किसी अरे गैरे के हाथ से नहीं मर रहा हूँ, इसने रुक कर टूटे फूटे लहजे में कहा। अगर तुम अब भी जुबान खोल दो तो। नहीं कामरान, इसने मेरी बात काट दी। अब इन बातों का वक्त नहीं रहा। ये कहकर वो चंद लम्हे आगे पीछे झूलता रहा, फिर कटे हुए दरख्त की तरह फर्श पर गिर गया। इसके नाक और मुंह से खून बहकर कालीन में जज़ब होने लगा। फिर इसने एक झटका सा लिया और इसका जिस्म साकित हो गया। मैंने झुककर इसका जायजा लिया। वो जिंदगी से नाता तोड़ चुका था। मुझे इसकी कुव्वत इरादी पर हैरत हो रही थी। मेरे एक जोरदार घोंसे से न सिर्फ इसका जबड़ा टूटा था बल्कि गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। मुझे हैरत थी कि इसके बावजूद वो चंद लम्हे तक न सिर्फ अपने कदमों पर खड़ा रहा बल्कि बात भी करता रहा। वो वाकई जीदार और सख्त जान आदमी था। रॉ का इंतखाब गलत नहीं था, बस वक्त और मौके की बात थी। अगर इसे मौका मिल जाता तो इसकी जगह मेरी लाश पड़ी होती। एक लम्हे को मुझे ख्याल आया कि मजीद मुझे कितनी लाशें गिराना पड़ेंगी। मैंने अब तक इतने इंसानों को मौत के घाट उतारा था कि इनकी गिनती भी भूल गया था। ये दुरुस्त है कि इनमें अक्सरियत मेरे मुल्क के दुश्मनों की थी, मगर इंसान तो आखिरी इंसान होता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा
लगता था जैसे मेरे हाथों मरने वाले तमाम इंसानों की रूहें एक दिन मुझे दबोच लेंगी। किस सोच में गुम हो गए कामरान, इरफान की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर इससे कहा, बाहर से तैमूर और विजय में से किसी एक को बुला लो। आप ऐसा करें कि ज़रा बाहर जाकर ताज़ा हवा खा लें। इरफान ने कहा, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं खुद को ताज़ा हवा की ज़रूरत महसूस कर रहा था, इसलिए खामोशी से बाहर निकल गया। लॉन में हर तरफ तारीकी थी। मैंने बाहर आकर 2-4 गहरे गहरे सांस लिए तो मेरी खोई हुई तवानाई तेज़ी से बहाल होने लगी। जहन पर छाए हुए डिप्रेशन की गर्द चढ़ने लगी और मैं सोचा कि अगर गोपाल दास मेरे हाथों मारा गया तो क्या हुआ? मैं इसे ना मारता तो वो मुझे मार देता, और एक वो ही क्या, मैं मुल्क के हर दुश्मन को ख़त्म करना चाहता था। थोड़ी देर पहले की सोच पर मुझे खुद ही हंसी आ गई। मैंने जिन लोगों को भी जहन्नम रसीद किया था वो इसके अहल थे। इन्हें क्या हक पहुँचता था कि वो मेरे मुल्क में आकर कत्लो गारतगिरी करें, मेरे मुल्क को तबाह करने की साजिश करें। मैंने बंगले के बरामदे में खड़े होकर लॉन का गौर से जायजा लिया, मगर तैमूर और विजय दोनों ही ऐसे गायब थे जैसे वहाँ मौजूद न हो। अचानक मेरी बाई जानिब से तैमूर की आवाज़ सुनाई दी, क्या बात है कामरान, क्या कोई गड़बड़ हो गई है? गोपाल दास मेरे हाथों मारा गया है, मैंने जवाब दिया। अभी विक्रम और प्रताप बाकी हैं, मैं इन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। मैं इन तीनों की लाशें इंडियन हाई कमीशन के सामने फेंकना चाहता हूँ। तुम कहीं नशा तो नहीं करने लगे? तैमूर ने हंसकर पूछा। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकी ज़िंदगी है मेरे भाई। हमारे पास इन फिल्मी चौंचलों के लिए वक्त नहीं है। अभी हमें ग्लोरिया और शाजिया का सुराग भी लगाना है। इंडियन हाई कमीशन के नज़दीक जाने का रिस्क लेना ज़रूरी तो नहीं है, फिर इन्हीं के लोगों की लाशों के साथ। इन लाशों को कहीं भी फेंक दो, इंडियन हाई कमीशन को बहरहाल इल्म हो ही जाएगा, और वो ये भी समझ जाएंगे कि इन्हें मारने वाले भी तुम ही हो। गोपाल दास को तुम्हारे ही लिए तो हायर किया गया था। तैमूर की बातें वाकई दिल को लग रही थीं। अपने आप को खतरे में डालने की ज़रूरत ही क्या थी? अभी तो मुझे एंथोनी और जेराल्ड से भी निपटना था, फिर ग्लोरिया और शाजिया के बारे में भी मालूम करना था। तुम ठीक कहते हो, मैंने कहा, हमें वाकई इन फजूलियात में नहीं पड़ना चाहिए। फिर मैं कुछ सोच कर बोला, मेरा ख्याल है कि अभी विक्रम को जिंदा रहने दें। हमारे लिए ये ठिकाना भी बुरा नहीं है। वकार का फ्लैट हमारे लिए मुनासिब नहीं है। ये ठिकाना तो बेहतरीन है, मगर विक्रम को सर पर मुसल्लत रखने की क्या ज़रूरत है? तैमूर ने कहा, इसने यकीनी तौर पर बंगला किराए पर लिया होगा। मालिक मकान से हम कुछ भी कह सकते हैं कि हम नवीद साहब के मेहमान हैं। वो कुछ अर्से के लिए कराची से बाहर गए हैं या मुल्क से ही बाहर गए हुए हैं। अगर इसने ये बंगला ख़रीदा होगा तो हमारे लिए ये मसला भी नहीं रहेगा। रही इसकी मुलाकाती तो इनसे इरफान निमड़ लेगा। आखिर वो भी तो एक अरसे से विक्रम के साथ काम कर रहा है। तैमूर की ये बात दुरुस्त थी। विक्रम को जिंदा रखने का मतलब यही था कि हम पर एक इजाफी जिम्मेदारी मुसल्लत है। मैं इस सिलसिले में इरफान से मजीद बात करना चाहता था। मैंने तैमूर से कहा कि तुम विजय को अंदर की सूरत हाल बता कर आ जाओ। इसे कहना कि पूरी तरह चौकस रहे। ड्राइंग रूम की सूरत हाल जो की तू थी। बस इरफान ने गोपाल के चेहरे पर कोई कपड़ा डाल दिया था। विक्रम यूँ सहमा बैठा था जैसे इसके साथ भी यही सलूक होने वाला हो। प्रताप जमील कहाँ है? मैंने इरफान से पूछा। अभी तो वो आसमानों की सैर कर रहा होगा। मैंने इसे खामोश रखने के लिए नॉकआउट कर दिया था। कहीं वो मर तो नहीं गया? मैंने यूँ पूछा जैसे इसके बाजार जाने के बारे में पूछ रहा हूँ। एक साथ दो लाशें ठिकाने लगाना भी मसला होगा। ये कहकर मैंने विक्रम की तरफ देखा। वो मजीद सहम गया और थूक निकल कर बोला, कामरान साहब, मैंने तो आपके साथ पूरा ताउन किया है। मैं तो गोपाल का पता बताने को भी तैयार था, मगर वो खुद ही यहाँ आ गया। बातें तो तुम भी बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। मैंने सर्द लहजे में कहा, मेरी ये शर्त वो शर्त, इतने $1000 चाहिए, पहले अमेरिका का वीज़ा चाहिए। मैंने इसकी नकल उतारी। वीज़ा क्या मेरी जेब में पड़ा है जो मैं तुम्हारे पासपोर्ट पर लगा देता? इसे तुम तावन कहते हो? इसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई। इसका मतलब है अब आप अपना वादा पूरा नहीं करेंगे? वादा पूरा करने का मौका ही कब आया है? मैंने इसे घूरते हुए कहा। तो क्या आप मुझे भी? हाँ, मैंने सर्द और सफाक लहजे में कहा। मेरे मुल्क में गलत इरादे से दाखिल होने वाला हर शख्स मेरे मुल्क का दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। तो क्या तुम हमारे साथ कोई रियायत करते हो? इसी दौरान में तैमूर अंदर आ गया। मैंने इसे कहा, इस लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करो। मैं तो इन हरामजादों के मुर्दे ढो ढो कर थक गया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे विक्रम ही की गाड़ी में ले जाता हूँ। अपनी गाड़ी को इसके खून से नापाक नहीं होना चाहिए। आओ जरा एक नज़र इनके दूसरे साथी पर भी डाल लें। लगता है इरफान ने जोश में इसका भी काम तमाम कर दिया। मैं और तैमूर दूसरे कमरे में पहुंचे तो प्रताप बेसुध पड़ा था, मगर वह जिंदा था। अचानक तैमूर ने मुझसे कहा, कामरान, विक्रम के साथ तुम्हें 3 बेगुनाह अफराद को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। हम इसके मुलाजिम, इसकी बीवी और चौकीदार को भूल रहे हैं। मुलाजिम के जिक्र पर भी मैं चौंक पड़ा। यार, एक बात समझ में नहीं आई। चौकीदार को तो तुम लोगों ने काबू कर लिया है, मगर अभी तक मुझे मुलाजिम या इसकी बीवी दिखाई नहीं दिया है। कहीं वो छुप कर हमारी कार्रवाई तो नहीं देख रहे थे, फिर मौका मिलते ही फरार हो गए? मैंने तशवीशनाक अंदाज में कहा। नहीं, ये तो कन्फर्म है कि हमारे बाद इस बंगले से चिड़िया का बच्चा भी बाहर नहीं गया है। इस बंगले की पुष्ट पर दूसरा बंगला है। दाएं बाएं भी बंगलों की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। वो लोग लॉन में भी निकलते
जाते तो हमारे हत्थे चढ़ जाते, वो सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद होंगे। इस सूरत में हमें विक्रम को इस वक्त तक जिंदा रखना होगा जब तक वो इन मुलाजमीन को यहाँ से रुखसत नहीं कर देता। मैंने तो इसे बता दिया है कि अब मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम इसकी सिफारिश कर देना ताकि इसे किसी किस्म का शुबा न हो। फिलहाल इन दोनों को कहीं ठिकाने लगाओ। ये कहकर मैं वापस ड्राइंग रूम में आ गया। तैमूर भी मेरे पीछे पीछे ड्राइंग रूम में चला आया। बैठने का वक्त नहीं है तैमूर, मैंने इसे सोफे पर बैठता देखता हुआ बोला। अभी तुम्हें पूरी 3 लाशों को ठिकाने लगाना है, तीसरा कौन है? तैमूर ने जान भरकर पूछा। तुम शायद विक्रम को भूल रहे हो। इसे क्यों? तैमूर ने कहा। हमने तो इसे जिंदा छोड़ने का वादा किया है। ये और बात है कि इसके जरिए काम नहीं हुआ, मगर वादा तो बहरहाल वादा होता है। इसे रकम मत दो मगर इस बेचारे को जिंदा तो छोड़ो। इसने तो हमारे साथ पूरा ताउन किया है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, विक्रम जल्दी से बोला। तुमने हमारे आने से पहले अपनी मुलाजमा को खाना तैयार करने को कहा था। पहले तो खाना मंगवाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने विक्रम से यूं कहा जैसे सिर्फ खाने की दावत पर यहाँ आया हूँ। मुझे हैरत है कि अब तक वो या इसका शौहर यहाँ आया क्यों नहीं। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा, कहीं वो लोग किसी हादसे का शिकार ना हो गए हों। यहाँ खासा हंगामा हुआ। जीनत खिड़की का शीशा टूटने पर तो ज़रूर दौड़ती आती। इसकी बात से मैं भी फिक्रमंद हो गया। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये कहकर मैं विक्रम के साथ चल दिया। वो पहले किचन में पहुंचा। वहाँ चूल्हा जल रहा था और खाने पीने का सामान रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खाना पकाते हुए अचानक वहाँ से चला गया हो। विक्रम ने हैरत से किचन का जायजा लिया, फिर आहिस्ता से मुलाजमा को आवाज़ दी, मगर जवाब में खामोशी रही। वो फिक्रमंदी से बोला, सर्वेंट क्वार्टर में जाकर देखता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ महसूस रही है। सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा खुला हुआ था। हम अंदर दाखिल हुए तो पलंग पर जवान उम्र एक औरत बंदी पड़ी थी। इसके हाथ पाँव दुपट्टे से बंधे हुए थे और मुंह में भी कपड़ा ठुंसा हुआ था। फर्श पर एक आदमी भी बंधा पड़ा था, इसके मुंह में भी कपड़ा ठुंसा गया था। वो दोनों होश में थे। हमें देखकर औरत से हलक से आवाज़ निकालने की कोशिश की, मगर बहुत खफीफ सी ऊँ की आवाज़ निकल सकी। विक्रम ने आगे बढ़कर इसके मुंह से कपड़ा निकाला, फिर फर्श पर पड़े हुए आदमी के मुंह से भी कपड़ा निकाल दिया। वो दोनों चलने में गहरे गहरे सांस लेते रहे। इस दौरान में हम दोनों इसके हाथ पाँव खोलते रहे। फिर औरत ने कहा ज़दा लहजे में बोली, साहब जी घर में डाकू आ गए थे। मैंने खुद एक आदमी को खिड़की के पास देखा था। मैं खाना पकाते हुए बाहर निकली थी और अशरफ को बुलाने क्वार्टर में जा रही थी। इस डाकू ने भी मुझे देख लिया था। मैं घबराकर क्वार्टर की तरफ भागी। वो भी तीर की तरह मेरे पीछे आया और मेरी गर्दन दबोच कर बोला, आवाज़ निकाली तो जान से मार दूंगा। अशरफ ने मुझे बचाने की कोशिश की तो इसने पीछे देखे बगैर अशरफ के सीने पर ऐसी लात मारी कि ये बेजान होकर गिर गया। फिर इसने हम दोनों को बांधा और मुंह में कपड़ा ठोंस कर बाहर निकल गया। अशरफ बेचारा तो इस वक्त बेहोश था, मगर मैं होश में थी। फिर कुछ देर बाद मैंने शीशा टूटने की आवाज़ सुनी और ड्राइंग रूम से आप लोगों के बोलने की आवाज़ें आने लगी। वो एक ही सांस में बोलती चली गई। वो आदमी लंबा तड़ंगा और बहुत जानदार था साहब, अशरफ ने कहा। फिर इसने अचानक ही मेरे सीने पर लात मारी। मैंने तो पीछे से इसके सर पर डंडा मारना चाहा था। मैं फौरन समझ गया कि यह हरकत विजय की है। अशरफ हुलिया भी इसी का बता रहा था। घर में वाकई डाकू आ गए थे, मैंने कहा। उन्होंने चौकीदार को भी बेहोश कर दिया है। डाकुओं का एक आदमी जख्मी भी हुआ था, मगर वो बचकर निकल गया। अब तुम दोनों के लिए भी सख्त खतरा है। डाकू ने तुम्हें भी देख लिया है। मैंने इन्हें दहशत ज़दा करने को कहा। तुम लोग सुबह होते ही यहाँ से निकल जाओ, 1-2 महीने बाद वापस आ जाना। फिर मैं विक्रम से मुखातिब हुआ, क्यों नबी, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो डाकू वाकई बहुत ख़तरनाक है। तुमने तो इनके एक साथी को देख भी लिया है। मेरा मशवरा है कि सुबह तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और अभी तुम अपने क्वार्टर्स का दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद करके बैठो। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। तुम्हें बंगले में आने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो लोग खामखा तुम्हें भी परेशान करेंगे। साहब जी, औरत सहम कर बोली, अब तो वो डाकू यहाँ नहीं आएंगे। अभी तो खैर नहीं आएंगे, मगर किसी भी वक्त आ सकते हैं। तुम इनके बारे में किसी से कोई बात भी मत करना, वरना बेमौत मारे जाओगे। हमारे बाहर निकलते इन दोनों ने क्वार्टर का दरवाज़ा बंद कर लिया। हम वापस बंगले में पहुंचे तो तैमूर ने गोपाल की लाश और प्रताप को विक्रम की गाड़ी में ठोंस दिया था। वो और इरफान जाने की तैयारी कर रहे थे। वो लोग जाने लगे तो विजय भी वहीं आ गया। मैंने इरफान से कहा कि बाल्टी में पानी रखकर कारपेट से खून के धब्बे साफ कर दो और ये बिखरे हुए शीशे समेट लो। इसके बाद तुम चौकीदार को होश में लाओगे और इसे डांट डपट करोगे और इसके होते हुए बंगले में डाकू घुसाए। यही बहाना बनाकर तुम इसे मुलाजमत से निकाल दोगे। क्या इसे नौकरी से निकालना ज़रूरी है? विक्रम ने पूछा। तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। मैंने इसे झिड़क दिया। चौकीदार और मुलाजमों के जाने के बाद ये ठिकाना हमारे लिए बहुत महफूज हो जाता है। फिर मैं विजय से मुखातिब हुआ। हाँ, अब तुम सुनाओ, यहाँ तक कैसे पहुँचे? कांता का क्या हाल है? वो तो मुझे गालियाँ देती होगी कि पलट कर इसकी खबर भी नहीं ली। विजय के चेहरे पर दुख का साया सा लहरा गया। फिर वो शकिस्ता लहजे में बोला, कांता अब आपको कुछ नहीं कहती, कभी कुछ नहीं कहेगी। ये कहते हुए इसकी आवाज़ बुर्रा गई। क्या बात है विजय? मैंने वहशत ज़दा अंदाज में पूछा। कांता खैरियत से तो है, वो हमेशा के लिए शांत हो गई है कमरान साहब। इसने आपका बहुत इंतज़ार किया, मगर आपने लौट कर इसकी खबर ही नहीं ली।
फिर आपके दुश्मनों ने इसे अजियत देकर हलाक कर दिया। नहीं, मैं इतनी ज़ोर से चीखा कि विक्रम चौंक कर मुझे देखने लगा। मेरे जहन में आंधियाँ सी चल रही थी। वो मासूम लड़की मेरी वजह से जान हार बैठी। मैं जानता था वो कितनी शिद्दत से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मुझे वक़्त ने मोहलत ही न दी कि मैं इसे तसल्ली के 2 बोल ही बोल लेता। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मासूम लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था और आंखों के गिर्द अंधेरा सा छा रहा था। किसने कत्ल किया, इसे मैं शकीस्ता लहजे में पूछा। इस लम्हे मुझे अपनी ही आवाज़ अजनबी से लगी। क्या इसके चचा ने? नहीं, विजय ने मेरी बात काट दी। फिर वो चौंक के बोला, खुद को संभालिए कामरान साहब, आप रो रहे हैं। इसके कहने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने भुराई हुई आवाज़ में कहा, मैं भी आखिरी इंसान हूँ विजय, मेरे सीने में भी दिल है। अपने किसी प्यारे की मौत पर मुझे रोने का हक तो दो, और मैं तो इसे तुम्हारी हिफाजत में छोड़ कर आया था। फिर दुश्मन इस तक कैसे पहुँच गया? ये भी कांता की जिद की वजह से हुआ, विजय ने अफसुर्दगी से बताया। इसने अपनी तमाम जायदाद बेच दी थी। बेचने के बाद मिलने वाली रकम, अपना तमाम जेवर और बैंक बैलेंस इसने स्विट्ज़रलैंड के एक बैंक में शिफ्ट कर दिया था। आपके अकाउंट में इसने जैकेट की जेब में हाथ डालकर प्लास्टिक का एक फोल्डर निकाला और इसे मेरे हवाले कर दिया। इसमें कांता का वो ख़त भी है जो इसने आपके नाम आखिरी बार लिखा था, और इसकी एक तस्वीर भी है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।